शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो कि जोशीमठ से आ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जोशीमठ में दरारों का सिलसिला लगातार जारी है। मकानों में दरार आ रही है। इसके ऊपर पीएमओ ने मामले के लिए पहले संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने कदम उठाने में देरी की है। जोशीमठ पर पहले क्यों नहीं जागी धामी सरकार, ये सवाल खड़े हुए हैं। जोशीमठ मामले में कदम उठाने में सुस्ती क्यों दिखाई गई? तो देखिए तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई घर ऐसे हैं जहाँ की जमीन धंस रही है, दरार आ रही है, उनमें से पानी निकल रहा है। जो लोग हैं वो डर के साए में जीने को बेवश है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जोशीमठ मामले में आखिर कदम उठाने में सरकार की तरफ से इतनी सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है? जोशीमठ पर पहले क्यों नहीं जागी धामी सरकार? तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अक्षय जुड़ गए हैं। अक्षय, देखिए जिस तरीके से जोशीमठ में जो दरारों का मामला है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की सुस्ती नजर आ रही है। जोशीमठ मामले में आखिर कदम उठाने में इतनी सुस्ती क्यों नजर आ रही है सरकार की? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि धामी सरकार इतने बड़े मसले को लेकर के इतनी सुस्त क्यों दिखी, ये सवाल हम लगातार उठाते भी रहे हैं। और सबसे पहले बात अगर करें तो पीएमओ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय सबसे पहले एक्टिव हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यहाँ के जो एसडीएम है उनसे बातचीत की और उसके बाद धामी सरकार जगी। साफ तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हिला हवाली देखने को मिली है स्थानीय प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा। और धामी सरकार को पहले सुस्ती दिखानी चाहिए थी, क्योंकि अगर मामला दिल्ली तक पहुंचा इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ज्यादा एक्टिव है बनस्पत के सीएमओ, यहाँ का जो सीएमओ है। साफ तौर पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद सीएम धामी से बात की और पूरे मामले को लेकर के फिर कमेटी का गठन भी अब कर दिया है। जल्द से जल्द रिपोर्ट देने की बात कही गई है। ये कहा जा रहा है कि 3 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाए और पल पल की जानकारी सीएमओ कार्यालय से अब पीएमओ ले रहा है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन से भी वो लगातार टच में है। तो कहीं ना कहीं पीएमओ की निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तारीफ करनी होगी और ये कहना होगा कि एक्टिवनेस के मामले में पीएमओ ने अपनी बात जाहिर की है और एक आईना दिखाया है कि सरकार को, जो स्थानीय सरकार है उसको कम से कम पहले मामले में संज्ञान लेना चाहिए और लोग जो पीड़ित हैं उनको कहीं ना कहीं जो सहायता देनी चाहिए थी वो शुरू कर देनी चाहिए थी। अब हालांकि सीएम आज पहुंच रहे हैं, वो यहाँ जायजा लेंगे और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के साथ साथ यहाँ के जो लोग पीड़ित हैं उनको पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी, क्योंकि जब पीएमओ एक्टिव हुआ तब स्थानीय अधिकारियों को यहाँ पर भेजा गया। आपदा राहत सचिव यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग भी अब पहुंच चुके हैं। वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। IIT रुड़की की टीम यहाँ मौजूद है, वैज्ञानिकों की टीम मौजूद है। इसके अलावा भारत सरकार के भी अधिकारी कहा जा रहा है कि वो पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में सरकार आ चुकी है और ये कहा जा रहा है कि पीएमओ ने जिस तरह से दूरदर्शिता दिखाई है, जिस तरह से मामले का संज्ञान लिया है, उसके बाद अब राज्य सरकार भी एक्टिव हुई। जी अक्षय बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच जोशीमठ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जोशीमठ में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आज धामी खुद वहां पर जाएंगे स्थिति का जायजा लेने के लिए। इससे पहले कल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी और उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया था कि 4,000 रुपये प्रति महीना 6 महीने तक आर्थिक मदद वहां के लोगों को मुहैया कराई जाएगी ताकि वो लोग किराए के घर में रह सके। दोपहर 12:50 पे वो निकलेंगे। देहरादून के लिए होंगे रवाना 2:30 बजे। धामी देहरादून के लिए 2:30 बजे रवाना होंगे और जोशीमठ पहुंचने की उनकी आज तैयारियां हैं। हालांकि देखिए इस पूरे मामले पर, पूरी आपदा पर पीएमओ की नजर बनी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि किस वजह से आखिर यहाँ पर जमीन दरक रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो काफी डर के साए में जीने को बेवश है। हालांकि सरकार ने मदद का ऐलान इसमें कर दिया है। मकान के लिए 4,000 रुपए देने की घोषणा कर दी गई है। 6 महीने तक कहीं और रहने के लिए भी मदद मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर इतनी देरी से ये तमाम कदम क्यों उठाए गए? जब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया, तब इतना ज्यादा मामला बढ़ गया, जब ये कदम क्यों उठाए गए? तो देखिए आपको धामी का क्या कुछ आज का कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। करीब 11:55 पर जोशीमठ के लिए रवाना होंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे यानी कि 12:50 के आसपास जोशीमठ पहुंचने का धामी का आज का कार्यक्रम है और दोपहर 2:30 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम धामी।
देखिए सीएम धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्ती नजर आती है सरकार की, क्योंकि जब पहले से दरारों का सिलसिला लगातार जारी था तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। पीड़ितों के लिए पुनर्वास केंद्र बनेगा, ऐसा धामी ने कहा है। साथ ही 4,000 रुपए प्रति महीना 6 महीने तक आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी उन लोगों को, पीड़ितों को, ताकि वो किराए के मकान में रह सके। देखिए सीएम धामी का यह ऐलान किया गया, कल उच्च स्तरीय बैठक की थी और आज वो खुद जोशीमठ पहुंचेंगे जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए। 6 महीने तक कहीं और रहने के लिए आर्थिक मदद का ऐलान धामी सरकार ने फिलहाल कर दिया है। धंस रही है जमीन और टूट रही है सड़कें और जिंदगी वहां पर खत्म होने की कगार पर है। लोगों ने पाई पाई से जोड़कर जो अपने आशियाने बनाए थे उनमें अब दरारें आनी शुरू हो गई हैं, जो कि बेहद दुखद बात है। जोशीमठ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जगह है और आस्था का केंद्र भी माना जाता है। इस बीच जोशीमठ के लोगों के लिए बेहद दुखद खबर। एक सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवीय आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएँ, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएँ, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं, उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहाँ पर गए हुए हैं और वो लगातार वहाँ का सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से कहा गया कि तमाम टीम वहां पर मौजूद है, हर एक चीज का जायजा लिया जा रहा है और उस पर सर्वेक्षण किया जाएगा कि आखिर वजह है क्या कुछ है, और इस पूरी आपदा पर पीएमओ की नजर भी बनी हुई है। तो आपको सुनाते हैं कि वहां के जो लोग हैं जो डर के साए में जीने को बेवश हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। जोशीमठ जैसी जगह में बहुत जैसा कठिन है, इतनी ठंडी रातों में कैसे क्या हाल हो रहे हैं समझ नहीं आ रहा है कि अभी ठीक है, पता नहीं थोड़ी देर में सब लोग दिखते कि नहीं दिखते, ऐसी कंडीशन हो रखी है। यहाँ से लोग पलायन करने के उसमें जहाँ लोगों को जगह मिलती है। ये देखिए ये सामान जा रहा है हम लोगों का, ये पूरे पैक है सामान, हम भी यहाँ से शिफ्ट करने के मूड में, ये शिफ्टिंग के उसमें पूरा सामान जा रहा है। और अब चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार में हुई राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। बिहार में जातीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन के विभाग को दी गई है। सरकार ने मई 2023 तक जातिगत जनगणना कराने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग चाहते थे कि जातीय आधारित जनगणना देश स्तर पे हो, लेकिन वे लोग सहमत नहीं हुए। अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना कराते हैं, इसके बाद देश स्तर पर कराने की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए बिहार में जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर विवाद देखने को मिला, कई धड़ों में बटी हुई सरकार नजर आई, इसके बाद अब आज से जातीयगत जनगणना की शुरुआत होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा है कि हम लोग चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना देश के स्तर पर हो, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो लोग सहमत नहीं हुए और अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना कराते हैं और इसके बाद देश स्तर पर कराने की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज से जातिगत जनगणना शुरू हो रही है, 7 जनवरी यानी आज से जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है। 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरुआत हो रही है उसकी, और 2 सत्रों में 2 सर्वे के द्वारा इसको किया जाएगा। आपको बता दें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस गणना को करेगी और बिहार में यह जातीय जनगणना की जाएगी। 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। जीएडी ने जातीय जनगणना सर्वे का ब्लूप्रिंट फिलहाल तैयार कर लिया है, किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से बिहार में आज से आपको पता है कि जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है। आपको बताएं कि जातीय जनगणना सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जाति आधारित गणना 2 चरणों में की जाएगी, इसको 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि पहले चरण की जनगणना आज से पटना से शुरू होने वाली है, तो आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले चरण में वीआईपी इलाकों के घरों की गणना की जाएगी, तो शुरुआत इसकी वीआईपी इलाकों से हो रही है। गणना में आपको बताएं मंत्रियों विधायकों के आवास इसमें शामिल होने वाले हैं और आज इसका पहला चरण होगा, चूंकि 2 चरणों में ये पूरा सर्वे होना है और आज पहले चरण में वीआईपी घरों में इसमें शामिल किया जाएगा। गणना में मंत्रियों
विधायकों के आवास इसमें शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे प्रशांत झा का, पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। अब प्रशांत, जिस तरीके से हमने देखा था किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में तनातनी का माहौल देखने को हमें मिला था, लेकिन अब आज से फाइनली जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है, 2 चरणों में ये होने वाली, तमाम जानकारी दीजिए। देखिए, आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी और ये पटना का बैंक रोड है। सबसे पहले आज यहीं से ये शुरुआत होनी है और आज यहाँ पर सारे लोग 10 बजे पहुंचेंगे, जिसमें पटना के डीएम होंगे। ये पूरा इलाका है जिसे बैंक रोड कहा जाता है और इस बैंक रोड से इसकी शुरुआत होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने मकान है, जो पहला चरण है वो आज यानी 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक चलेगा और पहले फेज में जितने बिहार के मकान हैं सारे मकानों को यहाँ पर सर्च किया जाएगा और उस पर एक लाल मार्किंग की जाएगी। उसमें रहने वाले लोगों के बारे में डिटेल लिया जाएगा कि कौन आदमी किस जाति से है, उसमें उनको उपजाति नहीं लिखना है। इसके लिए एक परफॉर्मा बनाया गया है। उस परफॉर्मा में लगभग 10 खाने बने हुए हैं, जिसको 2 लाख कर्मचारी को ट्रेनिंग दी गई है इसके लिए कई चरणों में, और उनको ये बताया गया है कि कैसे पहले चरण की जो जनगणना है उसमें क्या क्या उनको करना है। और ये पूरा इलाका जो है वो बिल्कुल वीआईपी इलाका है, जहां से आज शुरुआत होनी है इसकी। और आज सबसे बड़ी बात है कि जब 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी तो इसके बाद पहले चरण में 21 जनवरी तक मकानों पर लाल मार्किंग से ये बताया जाएगा कि इन घरों की गणना कर ली गई है। उसके बाद 1 अप्रैल से जो दूसरा चरण होगा वो 30 अप्रैल तक चलेगा और उसमें जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में डिटेल लिया जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके बारे में भी सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनकी गणना कैसे की जाएगी, उनका परफॉर्मा क्या होगा। और इन तमाम चीजों को लेकर के लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च करने का जो अनुमान बिहार सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है। इसके लिए उन्होंने 2 बार बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में सबसे पहले उन्होंने 18 फरवरी 2019 को इस पूरे मामले को लेकर के विधानसभा में प्रस्ताव लाया था। उसके बाद उन्होंने 23 फरवरी 2020 को भी इस पूरे मामले पर विधानसभा, विधान परिषद में प्रस्ताव को पास कराया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बिहार पहला राज्य होगा जहां जातीय जनगणना शुरू कराई जाएगी और ये पता किया जाएगा कि जो ओबीसी कितने परसेंट यहाँ पर हैं, यहाँ दलित कितने परसेंट हैं, यहाँ जो अपर कास्ट का वोट कितना है, ताकि जो समुचित सबको लाभ दिलाया जा सके। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी का ये कहना है कि दलित का तो सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, लेकिन ओबीसी का सर्वेक्षण सरकार नहीं करा सकती है क्योंकि इसको आरक्षण देने के फिर से मांग उठेगी और इस मांग को लेकर के एक नया विवाद पैदा होगा। जी प्रशांत, कहा जा रहा है कि 2 चरणों में सर्वे कराया जाएगा, तो दूसरा चरण कब तक समाप्त होगा और इसके परिणाम कब तक सामने आ सकते हैं? देखिए, जो सरकार ने फैसला लिया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने जो यहाँ पर अपना निर्देश जारी किया है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दूसरे चरण की जनगणना शुरू होगी, जिसमें लोगों को अपने पूरे परिवार के बारे में, उनके घर के लोगों के बारे में, अपने जाति के बारे में पूरा डिटेल देना होगा, अपनी भाषा के बारे में उनको बताना होगा कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो किस इलाके में रहते हैं। साथ में उनको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रमाण पत्र के लिए एक नया परफॉर्मा बनाया गया है। इसके अलावा जो इस राज्य से बाहर लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी एक परफॉर्मा होगा जो कि घर के लोग देंगे। और ये 30 अप्रैल तक दूसरे चरण जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना, और कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। एक एक चीज की जानकारी, खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए।
चलिए बिहार के बाद अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली के कंझावला केस में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अंजलि की दोस्त निधि का ड्रग्स कनेक्शन अब सामने आ गया है। 2020 में निधि और उसके दोस्तों को आगरा पुलिस ने गांजा तस्करी मामले में दरअसल गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था और जेल भी भेजा गया था। निधि और उसके दोनों दोस्तों के पास से 10-10 किलो गांजा बरामद हुआ था, यानी कुल तीनों लोगों से 30 किलो गांजा बरामद हुआ था। ये तीनों तेलंगाना के सिकंदराबाद से राजधानी एक्सप्रेस से होते हुए आगरा से दिल्ली जा रहे थे। उन्हें गांजे की खेप पहुंचानी थी, लेकिन आगरा कैंट पहुंचते ही जीआरपी और आरपीएफ ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। बताया जा रहा है कि निधि को एक खेप पहुंचाने के 5,000 रुपए मिलते थे, इसलिए वो ड्रग्स की तस्करी करती थी। उधर अंजलि की बात करें तो अंजलि की दोस्त ने बताया है कि अंजलि का निधि के साथ पैसों को लेकर उस दिन झगड़ा हुआ था। देखिए, हम आपको बता दें कि कहा जा रहा था कि जब वो ओयो होटल पर गई थी और होटल में दोनों लड़कियों का झगड़ा हुआ था, जिसके चलते होटल वालों ने उनको बाहर निकाल दिया था। तो अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि दोनों लड़कियों का झगड़ा जिस वजह से हुआ था वो वजह पैसों से रिलेटेड थी। पैसों को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। देखिए, अब इसमें एक और नया मोड़ निकल कर आया। इस पूरी घटना में एक और अब नया मोड़ निकल कर आया है कि जो अंजलि की दोस्त निधि है उसका ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। गांजा दिल्ली में उसको डिलीवर करना था और उसको एक खेप डिलीवर करने के 5,000 रुपए मिलते थे। तो ऐसी अब तमाम जानकारियां पुलिस को मिली है। पुलिस एक एक जानकारियां जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यहाँ पर, अब निधि का ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आया है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आगरा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की थी। आगरा पुलिस ने इनको ट्रेन से गिरफ्तार किया था। जब ट्रेन से ये खेप पहुंचाई जा रही थी दिल्ली, इनको ये खेप पहुंचाई जानी थी, तभी तीनों को आगरा कैंट से गिरफ्तार किया गया था। चलिए आपको बता दें कि पुलिस ने निधि को हिरासत में लिया है। कल पुलिस पूछताछ के लिए निधि को घर से लेकर गई थी और साथ ही 7वें आरोपी पर भी शिकंजा कस गया है। 7वें आरोपी ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इसके अलावा 6ठे आरोपी आशुतोष की पुलिस को 3 दिन की रिमांड मिली है। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि 5 आरोपी हैं, उसके बाद ये अपडेट सामने आई थी कि आरोपी कुल मिलाकर 7 है, जिसमें से 6ठे आरोपी आशुतोष को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था। उसके साथ ये बड़ी खबर आ रही है कि 7वें आरोपी ने खुद को पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया है। तो 7 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जिनमें से 6ठे आरोपी के लिए पुलिस को रिमांड भी मिल चुकी है। आशुतोष के लिए 6ठा आरोपी, जिसको कहा गया था 3 दिन की रिमांड, पुलिस के पास है और पुलिस लगातार पूछताछ और जांच कर रही है आशुतोष के साथ भी और बाकी सारे आरोपियों के साथ भी। तो बिल्कुल इस केस में हर दिन नए खुलासे के साथ नया यू टर्न निकलकर सामने आता है। अब जो अंजलि की दोस्त है निधि, उसका ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। पहले 5 आरोपी की बात थी, फिर 7 आरोपी निकलकर सामने आया। तो देखिए, निधि का ड्रग्स कनेक्शन अब निकलकर सामने आया है। आपको बताएं कि 2020 में निधि ने गांजे की तस्करी की थी और इस मामले में जेल भी उसे जाना पड़ा था। तेलंगाना के सिकंदराबाद से निधि ड्रग्स की खेप लेकर रवाना हुई थी, जिसे दिल्ली पहुंचाना था और दिल्ली पहुंचाने के एक खेप के 5,000 रुपए निधि को मिलते थे। राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली आ रही थी निधि, तभी पुलिस के शिकंजे में निधि आई। इसके साथ साथ दिल्ली में डिलीवरी करनी थी गांजे की खेप, निधि को डिलीवर करनी थी गांजे की खेप दिल्ली में, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ लिया था और उसको 5,000 रुपए मिलते थे एक खेप पहुंचाने के। आगरा में गिरफ्तारी हुई थी निधि की। ड्रग्स मामले में तस्करी करती थी निधि और निधि के बैग में 10 किलो गांजा मिला था। यानी कि साफ तौर पे ये ड्रग्स कनेक्शन निधि को और उलझा सकता है इस केस में। और निधि ये सब बातें सामने आने के बाद एक बड़ी चश्मदीद गवाह के तौर पर सामने आ सकती है कि क्या कुछ कनेक्शन था उसका अंजलि के साथ। क्या अंजलि भी ड्रग्स में कुछ इन्वॉल्वमेंट था, उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी और ये क्या कुछ मामला है, ये उलझता जा रहा है। गांजे की खेप डिलीवर करने के लिए निधि को 5,000 रुपए मिलते थे और वो 5,000 के लिए ड्रग्स तस्करी में इन्वॉल्व होती थी। आगरा में साथियों के साथ वो पकड़ी गई थी और उनकी गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। बिल्कुल साक्षी, और देखिए, शुरुआत से ही बात की जाए यदि निधि की, तो निधि शुरुआत से ही सवालों के घेरे में लगातार बनी हुई है। हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन उस पूछताछ के दौरान तमाम जो निधि के बयान हैं उसमें विरोधाभास शुरुआत से ही नजर आ रहा है। और अब एक और कनेक्शन, निधि का ड्रग्स कनेक्शन निकलकर सामने आया, जो वाकई अब कई सवाल यहां पर और खड़े करता है।
देखिए, निधि का पुलिस के सवालों का सामना करना बनता है और पुलिस तमाम सवाल कर रही है इस वक्त निधि से। स्कूटी पर वो तीसरा लड़का कौन था? देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें एक तीसरा लड़का दिखाई दे रहा था। तो पुलिस ये लगातार पूछ रही है कि आखिरकार वो तीसरा लड़का था तो था कौन। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा था कि किस तरीके से शराब पी गई थी उस पार्टी में, उस होटल में उस रात को। तो ये शराब पार्टी में कौन कौन लोग मौजूद थे? इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अंजलि के साथ पैसों का झगड़ा हुआ था तो आखिरकार क्यों हुआ था? क्या निधि ने पैसे लेने थे अंजलि से या अंजलि ने निधि को पैसे लेने थे उससे? आप दोनों कार सवार लड़कों को पहले से जानती थी क्या? देखिए, लगातार ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से हो सकता है कि आरोपी और जो पीड़िता है उसका कनेक्शन हो सकता है। तो ये भी सवाल उठता है, अंजलि को कब से जानती थी निधि? ये तो सबसे बड़ा सवाल इस पूरे पहेली में बना हुआ है। देखिए, टक्कर के बाद आपने ड्राइवर को देखा था क्या? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनका निधि को सामना करना पड़ रहा है। पुलिस उससे ये तमाम सवाल पूछ रही है। अंजलि का फोन कहाँ है? क्योंकि देखिए, फोन के जरिए कई राज निकलकर सामने आ सकते हैं। होटल के कमरे में दोनों लोग कितनी देर तक रुके थे, ये भी एक बड़ा सवाल है जो पुलिस लगातार पूछ रही है। होटल के कमरे में 5 मिनट के लिए तीसरा व्यक्ति जो नजर आ रहा है वो कौन था, क्यों आया था? दोनों मिलकर इवेंट का काम संभालती थी या फिर अंजलि अकेले संभालती थी? क्योंकि शुरुआत से ही अंजलि की इवेंट मैनेजमेंट की बात सामने आ रही है, लेकिन निधि के फिलहाल सामने ऐसा नहीं आया है। तो ये बड़ा सवाल भी पुलिस लगातार पूछ रही है कि आखिर दोनों मिलकर इवेंट का काम संभालती थी या फिर सिर्फ और सिर्फ अंजलि इवेंट का काम संभालती थी। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल कॉलेजियम की सिफारिश और जजों की नियुक्ति में हो रही देरी से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद केंद्र ने अगले 2-3 दिनों में लंबित 44 जजों के नामों को मंजूरी देने की बात कही है। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर टाइमलाइन का पालन करेगी। और हाईकोर्ट के जजों के लिए जिन नामों की सिफारिश की गई है उनमें से 44 को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा। सरकार के पास जजों के ट्रांसफर और नियुक्ति संबंधी 104 सिफारिशें हैं। दरअसल ये बात सुप्रीम कोर्ट में सिफारिशों के बाद जजों की नियुक्ति में केंद्र की ओर से देरी किए जाने के मामले में सुनवाई के दौरान रखी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से यह भी पूछा कि उन 5 नामों का क्या हुआ जिनकी सिफारिश कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्ति के लिए भेजा है। तो देखिए, आपको लगातार इस खबर से जुड़ी हुई जानकारी दे रहे हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 3 फरवरी तक के लिए टाल दी थी। तो देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। आने वाले साल में देश की आर्थिक सेहत में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। एक अनुमान के मुताबिक 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर घटकर 7% रहने का अनुमान है। इसकी वजह मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का कमजोर प्रदर्शन बताया जा रहा है, जबकि बीते वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 8.7% रही थी। एनएसओ ने नेशनल इनकम के पहले एडवांस एस्टीमेट में कहा था कि वित्त वर्ष 2022-23 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन घटकर 1.6% रह सकता है, जबकि 2021 और 22 में बढ़ोतरी हुई थी। वहीं माइनिंग सेक्टर में ग्रोथ रेट 2.4 रहने का अनुमान है, जो कि 2021-22 में 11.5% थी। साल 2011-12 में कांस्टेंट प्राइस पर देश की जीडीपी 2022-23 में 197.60 लाख करोड़ रुपए रहने की संभावना है।